तो प्रिय मित्रों नमस्कार, स्वागत है आज के वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं गोधुली भाग 2, है ना। गोधुली भाग 2 और इसमें है क्लास 10th का पहला चैप्टर हमारा हिंदी का, जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा का है और जिसके राइटर हैं भीमराव अंबेडकर साहब, है ना। इसके राइटर हैं भीमराव अंबेडकर साहब। और ये बिहार बोर्ड 2027 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसको देखते हुए, उसके मद्देनज़र ये बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले चैप्टर। तो चैप्टर में बने रहिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो लेटेस्ट अपडेट रहेगा हमारा वो सबसे पहले आपके पास जाएगा। तो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर बताइएगा। आइए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं भीमराव अंबेडकर की कुछ कृतियाँ हैं और कुछ इनके द्वारा लिखित और इनके बारे में हमें जानना है। और उसके बाद इनके द्वारा लिखित जो कहानी है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसको हम लोग पढ़ेंगे। यह देख सकते हैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। देखिए, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म जो हुआ था वो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था वो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू नाम का एक गांव है जो मध्य प्रदेश में है, और वह एक दलित परिवार में पले बढ़े थे, जन्मे थे। मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहेब अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक से, यानी अपने समय में ये सभी लोगों में सबसे ज़्यादा पढ़े हुए थे। और प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए ये उस समय न्यूयॉर्क निकल गए। न्यूयॉर्क अमेरिका में है। फिर वहाँ से लंदन यानी इंग्लैंड चले गए और उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वाङ्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक, सामाजिक स्रोत में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। सब मिलाकर वे इतिहास, मीमांसक, विविधिवेत्ता, अर्थशास्त्री और समाजशास्त्री, शिक्षाविद, धर्म दर्शन के विख्याता बनकर वो उभरे थे, है ना। स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की, यानी अपने देश में उन्होंने कुछ समय तक वकालत भी किया और समाज और राजनीतिक में बेहद सक्रिय भूमिका उन्होंने निभाया। और निभाते हुए अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार और सम्मान दिलाने के लिए वो अथक संघर्ष करते रहे। उनके चिंतन व रचनात्मकता के मुख्यतः 3 प्रेरक रहे: बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। इनके जो प्रेरणा स्रोत रहे वो मुख्य रूप से बुद्ध जी, भगवान बुद्ध, कबीर जी और ज्योतिबा फुले। भारत के संविधान निर्माण में इनकी महती भूमिका और एकनिष्ठ समर्पण के कारण ही इन्हें हम आज भारतीय संविधान के निर्माता के नाम से जानते हैं और इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में बाबा साहेब का निधन हो गया। अब जो इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 और दिसंबर 1926 को इनकी क्या होगी, मृत्यु हो गई। कहाँ? दिल्ली में। बाबा साहेब ने अनेक पुस्तक लिखी, जिनमें कि कुछ रचना और भाषण जो कास्ट्स यानी कि द कास्ट इन इंडिया, द मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल, हु आर द शूद्रज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज और धम्मा, थॉट्स और लिंग्विस्टिक स्टेटस, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू, एनहिलेशन ऑफ द कास्ट। हिंदू में उनकी संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है इनका। यह प्रस्तुत पाठ में बाबा साहेब के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट के ललई सिंह यादव के द्वारा किए गए रूपांतरित जाति भेद का अनुच्छेद से किंचित संपादन के साथ लिया गया। यह भाषण जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन 1936 के अधीक्षणीय भाषण के रूप में तैयार किया गया, लेकिन इनकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन स्थगित हो गया और वह पढ़ा नहीं जा सका। बाद में बाबा साहेब ने इसे स्वतंत्र पुस्तक का रूप दिया और प्रस्तुत आलेख में भारतीय समाज में श्रम विभाजन के नाम पर मध्ययुगीन अवशिष्ट संस्कारों के रूप में
बरकरार जाति प्रथा पर मानवीय, नैसर्गिक न्याय एवं सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से विचार करते हैं। जाति प्रथा की विषमता पूर्वक सामाजिक आधारों, रूढ़ पूर्वाग्रहों, लोकतंत्र के लिए उनकी अस्वस्थकर प्रकृति पर भी यह भ्रांति विधिवेदता पर दृष्टिकोण बनकर उभर सका। भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए यह आलेख अत्यंत शिक्षाप्रद रही है। अब आइए हम लोग इनके बारे में तो पढ़ चुके हैं। अब है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इनको पढ़ते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा कहता है कि यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। यह बहुत ही विडंबना है कि हमारे इस युग में भी जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। लेखक साहब कहते हैं कि ये बहुत ही विडंबना की बात है कि हमारे इस युग में भी जातिवाद करने वाले लोगों की कमी नहीं है। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। समर्थन का एक आधार कहा जा सकता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का दूसरा रूप है, इसलिए इनमें कोई बुराई नहीं है ना। कहते हैं कि जाति प्रथा भी क्या है, श्रम विभाजन का एक दूसरा रूप है ना, और इसमें कोई बुराई नहीं है। इस तर्क के संबंध में पहली बात यह कि आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिया है। या क्या लिया है कि श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले लिया है। कहता है कि श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों के अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती है। कहता है कि श्रम विभाजन निश्चय सभ्य समाज की आवश्यकता है, लेकिन किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता है। भारत की जाति प्रथा की एक ही विशेषता है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच करार दे देती है। जो समाज ने जो वर्ग बनाया है ऊंच नीच, ये ऊंच नीच का करार दे देती है, जो विश्व के किसी भी समाज में यह नहीं पाया जाता। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। मनुष्य अपनी रुचि के हिसाब से जातियों को जाति में नहीं बटा है, ये इनको ऑलरेडी बांट दिया गया है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशे या कार्य का चुनाव खुद ही कर सकते है ना, कि व्यक्ति की क्षमता को हम इस तरह से विकसित कर दें कि वह अपने कार्य और पेशा का चुनाव खुद ही कर सके। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूसरी सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता पर विचार किए बिना उनके दूसरे ही दृष्टिकोण जैसे कि माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण के ही समय से मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। कहने का अर्थ कि परंपरागत तरीके से जो चलते आ रहा है इनका काम, उसी समय से जब गर्भ में ही बच्चा पढ़ रहा होता है तो उनका काम निश्चय कर दिया जाता है, निश्चित कर दिया जाता है, निर्धारित कर दिया जाता है कि ये उनका पेशा क्या है। जाति प्रथा पेशे का पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है। भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर जाए। आधुनिक युग में यह स्थिति प्राय आती है, क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक निरंतर विकास और कभी कभी आकस्मिक परिवर्तन भी हो जाता है, और इसी कारण क्या होता है कि मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। यदि अनुकूल परिस्थिति में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो इसके लिए भूखों मरने के अलावा क्या चारा ही रह जाता है। कहता है कि परिस्थिति जब प्रतिकूल हो जाए तो उस समय भी अगर मनुष्य को अपना पेशा नहीं बदलने की अनुमति नहीं रहे तो वह बेचारा भूखा मर सकता है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसके पैतृक पेशा न हो, भले ही उसमें पारंगत हो। हिंदू धर्म की जाति प्रथा कभी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देता है जो उसका पैतृक हो। यानी कहने का मतलब कि अगर वह दूसरे काम में भी अगर कार्य कुशल हो तो वह दूसरा काम भी कर सकता है। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति
न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख प्रत्यक्ष कारण बन चुकी है ना। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन के दृष्टिकोण से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहती। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इनमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं करता है ना। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योग में भी गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल विवशतावश करते हैं। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वालों का ना दिल लगता हो ना ही दिमाग, कोई कार्यकुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। कहता है कि श्रम विभाजन और जातिवाद के चक्कर में व्यक्ति को अपने स्वेच्छा से काम करना ये सुनिश्चित नहीं किया गया। वह उस काम में पारंगत नहीं भी हो, लेकिन फिर भी उस कार्य को अगर करता है तो उसमें उसको अरुचि लगता है और केवल वह व्यवस्थापूर्वक उस काम को करता है ना। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त कर रहकर टालू काम करने के लिए प्रेरित कर देती है। जहाँ काम करने वालों का दिल नहीं लगता हो ना दिमाग लगता हो, वह कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है ना। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रतिरुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जड़कर निष्क्रिय बना देती है ना। अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूं, तो मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग बहुत मुझसे प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूं तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। लेखक कहते हैं कि अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लूँ तो मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना आप सुनकर मुझसे प्रश्न करेंगे कि जातियों के विरुद्ध हूँ तो फिर मेरे द्वारा आदर्श समाज क्या है ना। तो लेखक कहते हैं कि मेरा उत्तर यह होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, क्षमता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा। यानी कि ये उसमें आदर्श समाज होगा, स्वतंत्रता होगा, उसमें अपनी इच्छा से आदमी काम कर सकेंगे, समता होगी, भाईचारे पर आधारित ही समाज आदर्श समाज होता है। क्या यह ठीक नहीं है कि भ्रातृत्व अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशील होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। तात्पर्य कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है और इसका दूसरा नाम क्या है, लोकतंत्र है। क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभव के आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान के भाव हो। तो ये हमारा चैप्टर था। इसका बोधाभ्यास हम लोग जो करेंगे, बोध और अभ्यास, वो अगले वीडियो में करेंगे। तो कुल मिला के ये टोटल हमारा सेशन आज का कंप्लीट हो चुका है। इसका वीडियो का जो इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और शेयर भी कर लीजिएगा ताकि अधिक से अधिक ये वीडियो पहुँचेगा, है ना। तो अगली वीडियो में हम लोग मिलते हैं। आज की वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।